नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो हमें यह सिखाती है कि बुद्धि और दयालुता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये कहानी हमें यह भी बताती है कि कभी कभी हमें आंखें होने के बावजूद भी कई बातें दिखाई नहीं देती, जबकि एक बिना आंखों वाला इंसान सब कुछ देख लेता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार केटीवी स्टोरी चैनल पर आए हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। श्यामपुर नाम के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, जिनमें से बड़ा भाई विनय जन्म से ही देख नहीं सकता था। वह अपनी इस कमी के कारण ज्यादातर समय घर में ही रहता था। आंखों से अंधा होने के बावजूद भी वह बहुत समझदार था। उसने अपने जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था। वह चीजों को ऐसे महसूस करता था जैसे कोई आंखों वाला इंसान भी नहीं कर सकता। उसका छोटा भाई सुमन खेतों में किसानी का काम करता था, लेकिन अक्सर ही उनके खेतों में जानवर आ जाने के कारण उनकी फसलें तबाह हो जाती थी, जिसकी वजह से सुमन बहुत परेशान था। उसने जानवरों को भगाने के कई तरीके आजमाए, लेकिन हर बार वह असफल रहा। कोई न कोई जानवर उसकी फसलों को खराब करके चला जाता। एक दिन उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा, क्यों न अपने खेतों से जानवरों को भगाने के लिए अपने बड़े भाई की सहायता ली जाए। अब क्योंकि बड़ा भाई अंधा था, वह खेतों में बैठकर जानवरों की आहट सुनकर उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकता था, जिससे कि फसल बर्बाद होने से बच सके। छोटे भाई ने खेतों में एक छोटी सी झोपड़ी बना दी और अपने अंधे भाई को वहां बिठा दिया। उसने कहा, भाई, अगर तुम्हें किसी जानवर की आहट सुनाई दे तो तुम जोर जोर से चिल्लाना। इससे वह जानवर डर कर भाग जाएगा और हमारी फसलें बच जाएंगी। बड़े भाई ने छोटे भाई की बात मान ली और उस दिन से वह खेतों में रहने लगा। जब भी उसे किसी जानवर की आहट आती, वह जोर जोर से चिल्लाने लगता, जिसकी वजह से जानवर डर के मारे खेतों से भाग जाते और फिर अंधा भाई वापस अपनी झोपड़ी में आकर बैठ जाता। कई दिनों तक इसी तरह से चलता रहा। एक दिन खेत में एक हिरनी भागती हुई आई और खेतों की बाढ़ को तोड़ती हुई भाग निकली। इसी हिरनी का पीछा करते हुए नगर का राजा भी खेतों में आ पहुंचा। उसके साथ उसके कुछ सिपाही थे। जब राजा की नजर अंधे भाई पर पड़ी तो उसने पूछा, देखो भाई, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? अंधे भाई ने जवाब दिया, हुजूर, मैं तो अंधा हूँ। मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? लेकिन मैं आपको यह जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों में से गुजरा है वह आपके शिकार के लायक बिल्कुल भी नहीं है। आप उसका पीछा करके अपना समय खराब मत कीजिए। राजा ने उस अंधे भाई की यह बात सुनी तो हैरान रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि जिस हिरनी का मैं पीछा कर रहा हूं वह मेरे लायक नहीं है। ये आदमी तो अंधा है, फिर भी इसे कैसे मालूम कि मैं किसी हिरनी का पीछा कर रहा था? राजा ने कहा, नहीं, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो, दूसरी तरफ तुम यह भी कहते हो कि जो जानवर यहां से गुजरा है वह मेरे लायक नहीं है। अंधे भाई ने जवाब दिया, महाराज, जिसे आप हिरन समझ रहे हैं वह हिरन नहीं बल्कि हिरनी है, और वह गर्भवती है। और मुझे लगता है कि आप एक गर्भवती हिरनी का शिकार कभी नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि वह आपके लायक नहीं है। उसके पीछे जाने से बेहतर है कि आप अपना कीमती समय बचाएं और किसी दूसरे शिकार को ढूंढकर अपना शिकार का शौक पूरा करें। ये सुनकर राजा और भी हैरान रह गया। मन ही मन वह सोच रहा था, इस आदमी को कैसे पता चला कि वह हिरनी गर्भवती है? राजा ने तुरंत अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा, मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि क्या सच में वह गर्भवती हिरनी है। अगर यह अंधा आदमी इतने विश्वास से यह बात कह रहा है तो मुझे इसकी बात की परीक्षा करनी होगी, क्योंकि अगर सचमुच हिरनी गर्भवती हुई तो फिर वह हमारे शिकार के लायक नहीं है। सिपाही राजा से अनुमति लेकर अपने घोड़े पर सवार हुआ और फिर उस हिरनी को ढूंढने के लिए निकल गया। वह हिरनी अब तक थक चुकी थी और एक पेड़ के नीचे आराम से खड़ी थी। उसके पेट को देखकर साफ नजर आ रहा था कि वह गर्भवती है। सिपाही ने जब यह देखा तो वह खुद भी हैरान था। कुछ देर के बाद सिपाही वापस लौटा और राजा से कहा, महाराज, इस अंधे आदमी ने जो कुछ भी कहा है वह बिल्कुल सच है। वह एक गर्भवती हिरनी है।
यह सुनकर राजा हैरान रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भला एक अंधा आदमी ये सब कुछ कैसे जान सकता है कि वह जानवर गर्भवती हिरनी है। राजा ने फैसला किया कि वह इस भेद को अवश्य जानेगा। उसने अंधे आदमी से पूछा, देखो भाई, मैं नहीं जानता कि तुम सचमुच में अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं। क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे? अंधे भाई ने कहा, महाराज, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको सारी बातें बिल्कुल सच सच बताऊंगा। राजा ने कहा कि एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो, दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि जिस जानवर का मैं पीछा कर रहा हूं वह एक गर्भवती हिरनी है। तुम्हें यह कैसे पता चला? यहां पर और भी तो जानवर आते होंगे, फिर तुमने यह अनुमान कैसे लगा लिया? अंधे भाई ने जवाब दिया, हुजूर, वह हिरनी मेरे खेतों में आई तो उसकी दौड़ने की गति और भागने की आहट से मुझे इस बात का एहसास हो गया कि वह एक हिरनी है। अब क्योंकि मेरे खेतों में जो बाड़ लगी थी वह काफी छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। अगर कोई हिरन होता तो उस बाड़ को आसानी से उछलकर लांघ सकता था, लेकिन वह हिरनी बाड़ तोड़कर भाग गई। अगर वह छलांग लगाती तो उसके पेट में पल रहे बच्चे को खतरा हो सकता था। बस इसी से मैं जान गया कि वह हिरनी गर्भवती है। राजा ने फिर से सवाल किया, लेकिन तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि वह कोई हिरनी है या फिर कोई और जानवर? अंधे भाई ने कहा, महाराज, मैं सारा दिन सुबह से शाम तक यहीं पर बैठा रहता हूं। माना कि भगवान ने मुझे आंखें नहीं दी, लेकिन उसी भगवान ने मुझे आंखों के बदले में तेज दिमाग और सुनने और महसूस करने की जबरदस्त शक्ति दी है। मैं जान लेता हूं कि कौन सा जानवर मेरे खेतों में आया है और उसी हिसाब से मैं जोर से चिल्लाता हूं ताकि वह जानवर यहां से भाग जाए और मेरी फसलों को नुकसान न पहुंचे। उसकी बातें सुनकर राजा मन ही मन सोच रहा था कि यह नौजवान भले ही अंधा है, लेकिन सचमुच बहुत ही समझदार है। इसके जैसा समझदार और तेज दिमाग आदमी को मेरे दरबार में होना चाहिए। ये सोचकर राजा उसको अपने साथ अपने महल में ले गया। महल पहुंचकर राजा ने कहा, देखो नौजवान, सबसे पहले तुम मुझे अपना नाम बताओ और अपने बारे में सब कुछ बताओ। अंधे नौजवान ने कहा, महाराज, मेरा नाम अजित है। सभी लोग मुझे अजित कहते हैं। इसके बाद अजित ने अपने बारे में सब कुछ राजा को सच सच बता दिया कि वह 2 भाई हैं और किस तरह से वह खेती किसानी का काम करके अपना गुजारा करते हैं। राजा ने कहा, अजित, मैं तुम्हारे जैसे तेज दिमाग और अक्लमंद आदमी की बहुत ही कद्र करता हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम आज से मेरे महल में रहो। मैं तुम्हें अपने महल में नौकरी पर रखना चाहता हूं। अगले दिन राजा ने अजित को अपने पास बुलाया और कहा, अजित, तुम एक बहुत ही अक्लमंद और दूरदर्शी आदमी हो। तुम्हें हर बात आसानी से मालूम हो जाती है। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम बता सकते हो कि मैं अपने माता पिता की असली संतान हूं या फिर किसी और की? अंधी अजित ने कहा, महाराज, आपको इस बात से क्या लेना कि आप किसके बेटे हैं? आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए आप इस सवाल को रहने ही दीजिए। राजा ने जिद करके कहा, नहीं, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। यह सवाल हमेशा से ही मुझे परेशान करता रहा है। अगर इस बात को जानने के लिए तुम्हें मेरी मां से मिलने की आवश्यकता हो तो मैं तुम्हें अपनी मां से भी मिलवा सकता हूं, और मेरे पिता का तो देहांत हो चुका है। अजित ने कहा, महाराज, मुझे आपकी मां से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अभी बता सकता हूं कि आप किसकी संतान है, लेकिन पहले आप मुझे वचन दीजिए कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। इसके बाद अजित कहने लगा, महाराज, असल में आप एक कंजूस बनिए की संतान है और उसकी कंजूसी की आदत आप में भी आ गई है। यह सुनकर राजा गुस्से से भड़क गया। उसने तलवार निकाली और सीधा अपनी मां के पास पहुंच गया। मां से बोला, मां, मुझे सच सच बताओ, क्या मैं अपने पिता का बेटा हूं? अगर आपने मुझे सच नहीं बताया तो मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगा। उसकी मां ने कहा, बेटा, बात दरअसल ये है कि तुम हमारी असली संतान नहीं हो। हमारे तो कोई संतान थी ही नहीं। मैंने और मेरे पति ने तुम्हें किसी और से गोद लिया था और तुम्हें अपनी संतान की तरह पाला। दरअसल बात यह है कि मेरे पति के एक बहुत ही खास दोस्त थे जो इस नगर के धनवान सेठ थे। कहने को तो वह धनवान सेठ थे, लेकिन बहुत ही कंजूस आदमी थे।
वह हर चीज को बहुत ही संभाल कर खर्च करते थे और उसकी यह आदत तुम में भी आ गई है। तुम उन्हीं के बेटे हो। एक बार किसी दुर्घटना के कारण उनके घर में आग लग गई थी। पूरा परिवार जलकर मर गया, लेकिन भगवान की दया से तुम जिंदा बच गए थे और उस समय तुम बहुत ही छोटे थे। मैंने और मेरे पति ने तुम्हें अपना लिया और अपने बेटे की तरह तुम्हारी परवरिश की। लेकिन यह बात सच है बेटा कि तुम हमारा खून नहीं हो। फिर भी हमने तुम्हें अपने बच्चों से कम नहीं समझा। सारी सच्चाई जानने के बाद राजा अंधी अजित के पास वापस आया और पूछने लगा, अजित, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरे पिता एक कंजूस बनिया सेठ थे? तो अजित ने जवाब दिया, महाराज, क्योंकि अगर आप सच में एक राजा की असली संतान होते तो अब तक आपने मुझसे जितने भी सवाल किए हैं उनका सही जवाब मिलने पर आप मुझे ढेरों इनाम दे चुके होते, लेकिन आपने तो मुझे एक पाई तक नहीं दी। तभी मुझे अनुमान हो गया था कि आप एक राजा की संतान नहीं बल्कि किसी कंजूस सेठ की संतान है। राजा को अपनी कंजूसी के बारे में सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। राजा बोला, अजित, तुमने ठीक कहा, मैं आज से ही अपनी कंजूसी की इस आदत को छोड़ता हूं। ये कहते हुए राजा ने सोने की अशर्फियों से भरी हुई एक थैली अजित को थमा दी और साथ ही यह भी कहा, अजित, मुझे विश्वास है कि हमारी बीच में हुई यह बातचीत तुम हमेशा अपने तक ही सीमित रखोगे। अजित बोला, महाराज, मुझे अपने स्वर्गीय माता पिता की कसम है, ये राज हमेशा मेरे सीने में ही दफन रहेगा। इसके बाद राजा ने अजित से कहा, अजित, आज से तुम मेरे सबसे खास आदमी हो। मैं तुमसे एक और बहुत ही जरूरी बात जानना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से मुझे इस बात का संदेह है कि मेरे दरबार में कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। क्या तुम इस बात को भांप सकते हो? अजित ने कहा, महाराज, यह एक बहुत ही पेचीदा मामला है, लेकिन अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपके दरबार के लोगों से मिलकर यह बात जान सकता हूं कि क्या सच में कोई साजिश हो रही है या नहीं। राजा ने कहा, ठीक है अजित, मैं तुम्हें अपने दरबार में लेकर चलता हूं। अगर तुमने मुझे सब कुछ पता लगाकर बता दिया तो मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद राजा अंधी अजित को अपने साथ लेकर दरबार में आ गया, जहां पर सभी मंत्री और दरबारी मौजूद थे। राजा ने वहां पर मौजूद सभी लोगों से कहा कि आज के बाद अजित हमारे दरबार का एक हिस्सा होगा। इसके बाद राजा ने सभी दरबारियों से अजित का परिचय करवा दिया। सभी लोग हैरान थे कि राजा एक अंधी आदमी को अपने दरबार में नौकरी पर क्यों रखना चाहते हैं। और फिर अजित चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। वह दरबार में बैठे हुए लोगों की बातों को और उनकी आवाजों को बड़े ही गौर से सुन रहा था। इसके बाद राजा ने दरबार की कार्यवाही शुरू की। राजा ने अपने सभी मंत्रियों और दरबारियों से राजकाज के कार्यों के बारे में पूछताछ की। सभी मंत्रियों ने पूरे विस्तार से अपने कामों के बारे में राजा को बताया, जबकि अजित चुपचाप एक जगह पर बैठा हुआ सब कुछ बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। जब राज दरबार की कार्यवाही खत्म हो गई तो राजा और अजित एक एकांत कमरे में चले गए, जहां पर अजित ने कहा, महाराज, मुझे आपके एक मंत्री जिसका नाम देवदत्त है उस पर संदेह है, क्योंकि जब वह आपसे बातें कर रहा था तो उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। वह बार बार अपनी बात को बदलता था। जब आपने उससे किसानों पर लगने वाले लगान के बारे में पूछा तो उसने फौरन बात को बदल दिया। इसके अलावा जब आपने राज्य की सीमाओं की चौकसी के बारे में उससे पूछा तो भी उसने साफ साफ कोई जवाब नहीं दिया। अगर राज्य की सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो कोई दूसरा दुश्मन राज्य आपके राज्य पर आक्रमण करके आसानी से कब्जा कर सकता है। ये सभी बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि वह आपसे कुछ न कुछ छुपा रहा है। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो अजित? अजित ने कहा, महाराज, मैं बचपन से ही लोगों की आवाजों और उनके बर्ताव से उनके दिल की बातों को जान लेता हूं। जब कोई आदमी झूठ बोलता है या कुछ छुपाता है तो उसकी आवाज कांपती है। वह बार बार अपनी बात को दोहराता है या फिर उसे बदलता है। वह अपनी बात को इसलिए दोहराता है क्योंकि उसे लगता है कि बार बार दोहराने से उसका झूठ भी सामने वाले को सच लगने लगेगा। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि अपने मंत्री देवदत्त की छानबीन करवाइए। वह अवश्य ही आपके लिए खतरा हो सकता है। राजा ने तुरंत अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति को बुलाया और कहा कि हमारे मंत्री देवदत्त पर खुफिया तरीके से नजर रखी जाए। सुबह से लेकर रात तक वह क्या करता है,
किससे मिलता है, कहाँ कहाँ जाता है, यह सारी जानकारी इकट्ठी करके मुझे दी जाए। सेनापति ने कुछ खास जासूसों को बुलाकर मंत्री के पीछे लगा दिया। कुछ दिनों के बाद सेनापति ने यह खबर दी कि महाराज, मंत्री देवदत्त सचमुच एक षड्यंत्र रच रहा है। वह पड़ोस के दुश्मन राजा के साथ मिलकर आपके खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहता है। हमारे जासूसों ने यह भी बताया है कि उसने सीमाओं पर सेना की चौकसी को कम करवा दिया है और इसके अलावा हमारे दरबार के भी कुछ लोगों को वह अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहा है ताकि आपके खिलाफ विद्रोह किया जा सके। यह सुनकर राजा हैरान रह गया। उसने तुरंत उसी समय मंत्री देवदत्त को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और जब उससे पूछताछ की गई तो मंत्री ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और फिर राजा ने उसे काल कोठरी में डलवा दिया। इसके बाद राजा अजित से मिला और कहने लगा, अजित, सचमुच तुम्हारी अक्लमंदी ने मेरी जान बचा ली। अगर तुम न होते तो आज मैं इस राज्य का राजा न होता। इतना कहकर राजा ने एक अशर्फियों से भरी हुई थैली अजित को थमा दी। अब तो राजा का विश्वास अजित पर और भी पक्का हो गया था। वह अपने हर काम में अजित की सलाह लेने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि एक घोड़ों का व्यापारी राजा के पास आया। वह एक बहुत ही ऊंची नस्ल का घोड़ा बेचने के लिए आया था। उस सौदागर ने राजा को वह घोड़ा दिखाया और घोड़े की तारीफ करते हुए कहने लगा, महाराज, यह अरब देश का अरबी घोड़ा है। इसके मुकाबले का घोड़ा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। इसकी रफ्तार बिजली जैसी है। आप चाहें तो इसे शिकार पर ले जाएं या युद्ध के मैदान में उतार दें, यह हमेशा आपकी कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरेगा। उस घोड़े की कदकाठी और उसके शरीर को देखकर राजा बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने घोड़े को खरीदने का फैसला किया। सौदागर ने कहा, महाराज, क्योंकि यह घोड़ा बहुत ही खास है, इसीलिए इसकी कीमत 20,000 सोने की अशर्फिया है। घोड़े की इतनी ऊंची कीमत सुनकर राजा सोच में पड़ गया कि आज तक मैंने इतना महंगा घोड़ा कभी नहीं खरीदा, तो क्यों न यह घोड़ा खरीदने से पहले मैं अपने सलाहकार अजित की सलाह ले लूं। यह सोचकर राजा ने एक नौकर को अजित को बुलाने के लिए भेजा। जब अजित वहां पर आया तो वह हाथों से टटोल टटोल कर घोड़े को देखने लगा। कुछ देर तक हाथों से टटोलने के बाद वह कहने लगा, महाराज, मेरा फैसला यह है कि यह घोड़ा बिल्कुल बेकार है। आप जैसे राजा के लायक तो यह बिल्कुल भी नहीं है। यह सुनकर सौदागर को गुस्सा आ गया क्योंकि उसका बना बनाया काम बिगड़ रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, महाराज, यह तो एक अंधा आदमी है और एक अंधी आदमी को भला घोड़े की क्या पहचान। अजित अभी तक चुपचाप खड़ा था। जब घोड़े के सौदागर ने उसके बारे में ऐसी बात कही तो वह कहने लगा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो यह अंधा भी कुछ कहना चाहता है। राजा ने उसे आज्ञा दी तो अजित बोला, महाराज, असल में यह घोड़ा बीमार है। इसे खिला पिलाकर इस काबिल बना दिया गया है कि दूर से देखने में यह बहुत ही अच्छा लगे, मगर मुझे पूरा यकीन है कि आज तक किसी ने इस पर सवारी नहीं की होगी। जब मैंने इसके शरीर पर हाथ फेरा और इसकी कमर पर जोर से हाथ मारा तो यह घोड़ा कांपने लगा। अगर आपको मेरी बात का विश्वास न हो तो आप खुद इस पर सवार होकर देख लीजिए। घोड़ा एक कदम भी आगे नहीं चलेगा और बिदकना शुरू कर देगा। अजित की बात सुनकर राजा ने फौरन अपने एक सिपाही को घोड़े की सवारी करने का आदेश दिया। वह सिपाही जैसे ही घोड़े पर बैठा, घोड़ा बुरी तरह से बिदकने लगा। यह देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। घोड़ा एक कदम भी आगे नहीं चला। अजित की बात बिल्कुल सच निकली। राजा ने सौदागर को फटकार लगाई और कहा कि तुम इस राज्य में आकर मेरे साथ धोखा करना चाहते थे, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर 10,000 सोने की अशर्फियों का जुर्माना लगाता हूं और यह सोने की अशर्फिया अजित को दे दी जाए। और फिर ऐसा ही किया गया। घोड़े के सौदागर से 10,000 सोने की अशर्फिया वसूल की गई और इनाम के तौर पर अजित को दे दी गई। इस तरह से एक बार फिर से अंधी अजित ने अपनी अक्लमंदी से राजा को होने वाले नुकसान से बचा लिया। राजा अब अजित से बहुत ही खुश था और उसने हमेशा के लिए अजित को अपने महल में एक दरबारी के तौर पर रख दिया। और फिर आने वाले कई सालों तक अजित ने राजा के यहाँ पर नौकरी की। प्रताप नाम का एक नौजवान एक गांव में रहता था। प्रताप बढ़ई का काम करता था। गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। जब वह छोटा था तभी उसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए वह अकेला रहता था। रोज शाम को अपना काम खत्म करने के बाद वह गांव के पोखर के किनारे जा बैठता और सोचता, काश
उसका भी अपना घर होता। ले देकर सगे संबंधियों में उसकी एक बूढ़ी मौसी थी जो 4 गांव आगे रहती थी। प्रताप को उससे मिले हुए कई साल हो चुके थे। एक दिन की बात है, प्रताप ने तय कर लिया कि वह अपनी मौसी को मिलने के लिए जाएगा। आखिर वह बूढ़ी थी, हो सकता है बीमार हो। प्रताप ख्याली पुलाव पकाने लगा और सोचने लगा कि उसे देखते ही उसकी मौसी की आंखों में आंसू उमड़ आएंगे। अगले दिन सूर्योदय होने से पहले ही प्रताप अपनी मौसी के घर जाने के लिए निकल पड़ा। कमलेश, जो कि एक कुम्हार था और प्रताप का बहुत ही अच्छा मित्र था, उसने बहुत कोशिश की कि प्रताप अपने जाने का इरादा छोड़ दे। वह कहने लगा, एक बार फिर से सोच लो मित्र, तुम्हें अपनी मौसी से मिले हुए काफी समय बीत गया है। हो सकता है कि तुम्हें देखकर वह इतनी खुश ना हो जितना कि तुम सोच रहे हो। मेरा चचेरा भाई भी उसी गांव में रहता है और उसने मुझे बताया है कि वह विधवा है और बहुत अमीर भी है, परंतु साथ ही साथ वह बहुत कंजूस भी है। हो सकता है तुम्हें देखकर वह सोचे कि तुम उसका पैसा हड़पने के लिए आए हो। लेकिन प्रताप ने तो जाने की ठान ली थी और कमलेश की बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। प्रताप के पास अपना कोई गड्ढा तो था नहीं, इसलिए वह तपती हुई धूप में पैदल ही चला जा रहा था। जब सूरज सिर पर चढ़ आया तो प्रताप एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आखिरकार थका मांदा और भूख से बेहाल होकर प्रताप जब सूरज ढलने पर अपनी मौसी के गांव के पास पहुंचा तो गांव में घुसते ही उसे एक मोची मिल गया जो अपनी दुकान बंद करके अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था। जब प्रताप ने मोची से अपनी मौसी के घर का रास्ता पूछा तो मोची उसे बहुत ही हैरानी से देखने लगा। वह बोला, तुम इसी सड़क पर सीधे चले जाओ, तुम्हें आखिर में एक बहुत ही बड़ा घर मिलेगा जिसे देखकर लगेगा कि वह अब गिरा और तब गिरा। परंतु ऐसा न सोचना कि वहां पर तुम्हारा कोई स्वागत होगा या फिर अच्छा खाने को मिलेगा। वहां पर जो विधवा रहती है वह अव्वल दर्जे की कंजूस है। अगर बच्चे उसके बगीचे में गिरे हुए फल भी उठा लें तो वह उन्हें भगा देती है। प्रताप भारी कदमों के साथ मौसी के घर की तरफ चलने लगा। वह अब सोच में पड़ चुका था कि हो सकता है कमलेश की बात सच हो जाए। जब मौसी का घर आया तो प्रताप का दिल डूबने लगा। घर की दीवारें मटमैली और पीले रंग की थी। जगह जगह से उनका रंग उखड़ चुका था। खपैल टूटी हुई थी। आंगन में कूड़ा करकट जमा था। टूटे हुए दरवाजे के पास वाले खंभे के साथ एक अधमरा और उदास सा गड्ढा बंधा हुआ था। गड्ढे की पसलियां तक नजर आ रही थी। उसकी आंखें देखकर प्रताप को लगा कि शायद ही उसने इतनी उदास आंखें पहले कभी देखी हो। वह गधा प्रताप की तरफ ऐसे ताकने लगा मानो खाने के लिए भीख मांग रहा हो। प्रताप को भी गड्ढे पर दया आ गई। उसे लगा कि उसे वापस जाकर पड़ोस की दुकान से थोड़ा चारा लेकर आना चाहिए। प्रताप चारा लेकर आया और उसने गधे के आगे फैला दिया। गधा गपागप ऐसे खाने लगा मानो कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया हो। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई, कौन है? मेरे गधे से तुम्हारा क्या काम है? प्रताप ने मुड़कर देखा तो सफेद बालों वाली एक बुढ़िया खड़ी थी। वह सोचने लगा, अच्छा तो यह है मेरी मौसी। प्रताप ने उसे अपना नाम पता बताया। मौसी प्रताप से मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और जैसा कि कमलेश ने कहा था कि मौसी को लगा प्रताप उसके पैसे ऐंठने के लिए आया है। वह बोली, अरे मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। अपना ही पेट बड़ी मुश्किल से पालती हो तो तुम्हें क्या दूं? तुम तो बस ऐसे ही मुंह उठाकर आज धमके हो मेरे पास। अपनी मौसी की बातें सुनकर प्रताप को बहुत ही बुरा लगा, मगर उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। उसे तो सिर्फ थोड़ी सी आत्मीयता और थोड़ा सा प्यार चाहिए था। उस रात जब प्रताप रसोई के फर्श पर सोया तो उसका पेट खाली था और मन भरा हुआ था, क्योंकि मौसी ने उसे सिर्फ एक कटोरी दलिया ही खाने को दिया था। और जब प्रताप ने कहा कि वह अगली सुबह लौट जाएगा तो एक बार भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अगले दिन जब प्रताप चलने को तैयार हुआ तो मौसी बोली कि अगले गांव तक वह भी उसके साथ चलेगी। आज मंगलवार है और गांव में बाजार लगेगा। मैं अपने इस निकम्मे गद्दे को आज ही बेच दूंगी। काम का नकाज का, दुश्मन अनाज का। बेचारा गधा क्या था, हड्डियों का ढांचा भर था, किसी को बैठा तो सकता नहीं था। प्रताप और मौसी जैसे तैसे उसे बाजार तक ले आए। गांव भर के लोग वहां पर जमा थे। दुकानदार और खरीदार चिल्ला चिल्लाकर आपस में मोलभाव कर रहे थे। प्रताप और बुढ़िया बाजार के बीचों बीच आकर खड़े हो गए
जहां पर लोग अपने अपने जानवर बेचने के लिए आए हुए थे। और तभी अपनी तीखी आवाज में मौसी ने यह घोषणा की कि जो भी इस गधे का सबसे ज्यादा दाम लगाएगा, यह गधा उसी का हो जाएगा। प्रताप यह देखकर हैरान हुआ कि बहुत से व्यापारी बोली लगाने के लिए आगे आ गए, और तब उसे एहसास हुआ कि दरअसल गधा काफी हट्टा कट्टा और चौड़ी पीठ वाला था। अगर उसे ठीक से खिलाया पिलाया जाए तो वह अपने मालिक के बहुत ही काम आ सकता था। तभी एक धनवान व्यापारी ने गधे की ऊंची कीमत लगा दी। गधा सिर उठाकर सीधा प्रताप को ताकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह प्रताप से विनती कर रहा हो कि उसे खरीद लो, मानो कह रहा हो, जरा इस सेठ को तो देखो, लगता है यह मुझ पर खूब कोड़े बरसाएगा और तुम्हारी मौसी से भी ज्यादा अत्याचार करेगा। प्रताप एकदम से बोला, मौसी, मैं तुम्हारा गद्दा खरीदता हूं। बुढ़िया ने जब देखा कि प्रताप का दिल गद्दे पर आ गया है और वह किसी भी कीमत पर इसे खरीदने को तैयार है, तो बोली, ठीक है, सेठ की लगाई हुई बोली से 50 रुपये ज्यादा देने होंगे। ले देकर प्रताप के पास बस उतने ही रुपये थे, परंतु प्रताप गधे की मूक प्रार्थना को अनसुना नहीं कर पाया और उसने बुढ़िया को मुंह मांगी कीमत देकर वह गधा खरीद लिया। उस गधे को लेकर प्रताप अपने गांव वापस आ गया। जैसे ही उसके मित्र कमलेश ने उसे देखा तो ठहाका लगाकर हंस पड़ा। कहने लगा, मिलने तो गए थे मौसी से और लौट रहे हो इस हड्डियों के ढांचे के साथ। ठीक है प्रताप भाई, अगली बार मेरी बात तो मानोगे ही। प्रताप ने गधे को भरपेट खिलाना शुरू किया। जल्दी ही गधा खूब मोटा ताजा हो गया। प्रताप हर समय अपने गधे से बतियाता रहता और गधा भी सिर्फ उसके शब्दों को ही नहीं बल्कि उसकी भावनाओं को भी खूब समझता था। गधे की आंखों में हमेशा कृतज्ञता का भाव रहता था। प्रताप को भी अपना गधा खरीदने का कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वह अब इसके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका था। जब शाम को गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में लौट जाते तो प्रताप को अकेलापन महसूस नहीं होता था। कुछ महीनों के बाद प्रताप को अपनी मौसी के देहांत की खबर मिली। उसे लगा कि उसकी मौसी के अंतिम संस्कार का जिम्मा उसी का है। आखिर वही तो अपनी मौसी का अपना था। अपने गद्दे पर सवार होकर प्रताप अंतिम संस्कार की तैयारियां करने के लिए निकल पड़ा। मौसी का अंतिम संस्कार करने के बाद प्रताप आखिरी बार अपनी मौसी के घर में रात बिताना चाहता था। उस रात वह मौसी के घर में ही रुक गया। वह गद्दे की रस्सी खोलने के लिए जब बरामदे में गया, गधा सुबह से ही बेचैन था। प्रताप को ऐसा महसूस हो रहा था मानो गड्ढे को मौसी के बुरे बर्ताव की पिछली बातें याद आ रही हो। जैसे ही प्रताप ने रस्सी खोली, गधा आंगन के दूसरे कोने में जाकर अपने खुरों से जमीन खोदने लगा। प्रताप ने सोचा कि शायद भूखा है। उसने सामने हरी घास फैला दी, परंतु गधा फिर भी जमीन ही खोदता रहा। उसे लगा कि गधा शायद प्यासा है। उसने पीने का पानी दिया, लेकिन गधे ने पानी नहीं पिया बल्कि जमीन ही खोदता रहा। प्रताप थक गया तो उसने चिढ़कर पूछा, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? गधा बेचारा क्या बोलता, वहीं पर खड़ा रहा। अचानक प्रताप को फावड़े की याद आई। फावड़ा? रात के इस पहर में मुझे फावड़े की क्या आवश्यकता है? उसने खुद से पूछा और झट से उसके दिमाग में एक जबरदस्त बात आ गई। क्या यह गधा उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? क्या यह गधा जमीन खोदने की प्रार्थना कर रहा है? तेजी से अंदर गया और फावड़ा लेकर आया और वहीं पर फावड़ा चलाने लगा जहां पर गधा खोद रहा था। कुछ ही फुट खोदा था कि अचानक किसी सख्त चीज से उसका फावड़ा टकराया और टन की आवाज आई। अब तो प्रताप जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगा। तभी उसे एक लोहे का संदूक दिखाई पड़ा। संदूक से बंधी हुई रस्सी खींचकर प्रताप ने उसे बाहर निकाला। संदूक खोलते ही प्रताप का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पूरा संदूक चांदी के बर्तनों और सोने के गहनों से भरा पड़ा था। प्रताप समझ गया कि इसी संदूक में उसकी मौसी ने अपनी सारी दौलत छिपाई थी। मौसी ने जब इसे जमीन में गाड़ा होगा तो गधे ने इसे देख लिया होगा। प्रताप ने अपनी बाहें गधे के गले में डाल दी और कहने लगा, मेरे दोस्त, तुमने मुझ पर बहुत ही एहसान किया है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? गधा आंखों से प्रताप के प्रति आभार प्रकट कर रहा था। प्रताप ने संदूक को गधे की पीठ पर रखा और अपने गांव वापस लौट गया। उसने एक दुकान खोली और जल्दी ही एक कामयाब और ईमानदार व्यापारी के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन वह कभी नहीं भूला कि यह सौभाग्य उसको उसके गधे के कारण मिला था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन हमारे कर्मों में छिपा होता है।
और जो दूसरों पर दया दिखाता है, किस्मत भी उसी का साथ देती है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और केटीवी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए दो सच्चे दोस्तों की एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो हमें यह सिखाती है कि दोस्ती का रिश्ता दुनिया में सबसे ज्यादा सच्चा और पवित्र होता है, और यह भी बताती है कि वचन का पालन करना और ईमानदार होना कितना जरूरी है। आइए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार केटीवी स्टोरी चैनल पर आए हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। बहुत पुरानी बात है। नंदपुर नाम के एक राज्य में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक का नाम था रवि, जो एक सीधा साधा किसान था और खेती बाड़ी करके अपना जीवन चलाता था। दूसरा था सुरेंद्र, जो नंदपुर की शाही सेना में एक जांबाज सैनिक था। उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरा राज्य उन्हें दो जिस्म और एक जान कहता था। वे एक दूसरे के लिए जान देने को भी तैयार रहते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य के क्रूर राजा ने नंदपुर पर अचानक हमला कर दिया। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। सैनिक सुरेंद्र बहुत बहादुरी से लड़ा और उसने अकेले कई दुश्मन सैनिकों को धूल चटा दी। लेकिन दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी और हमारी सेना कमजोर पड़ने लगी। जब नंदपुर के राजा ने अपनी हार होते देखी तो वह मैदान छोड़कर भाग गया। राजा के भागते ही नंदपुर की सेना पूरी तरह से हार गई। दुश्मन राजा का नाम प्रताप सिंह था। उन्होंने बचे हुए सभी सैनिकों को बंदी बना लिया। सुरेंद्र भी उन्हीं सैनिकों में से एक था। अब पूरे नंदपुर राज्य पर राजा प्रताप सिंह का राज्य था। राजा प्रताप सिंह अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नंदपुर की जनता पर कोई अत्याचार नहीं किया। नंदपुर के लोगों ने भी उन्हें अपना नया राजा मान लिया था। नए राजा प्रताप सिंह ने राज्य की व्यवस्था को ठीक करने के लिए नए मंत्री और अधिकारी नियुक्त किए। इस काम में उन्हें लगभग 6 महीने का समय लग गया। जब हालात सामान्य हो गए तो राजा को युद्ध में पकड़े गए सैनिकों का ख्याल आया। सुरेंद्र की बहादुरी राजा को अच्छी तरह याद थी, क्योंकि उसने अकेले ही उनकी सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया था। राजा प्रताप सिंह ने सोचा कि अगर सुरेंद्र जैसे बहादुर सैनिक को जिंदा छोड़ दिया गया तो वह कभी भी उनके लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। राजा ने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और आदेश दिया, सेनापति जी, हमारे बहादुर दुश्मन सैनिक सुरेंद्र को तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए। उसने युद्ध में हमारे कई जांबाजों को मारा है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, उसे फांसी देने से पहले मुझे जरूर बताना। मैं खुद वहां मौजूद रहना चाहता हूं। सेनापति ने कहा, जैसी महाराज की आज्ञा। कुछ देर बाद फांसी की सारी तैयारियां पूरी हो गईं। जब सुरेंद्र को फांसी के तख्ते पर लाया गया तो सेनापति ने राजा को खबर भिजवा दी। राजा तुरंत वहां आ गए। राजा ने सुरेंद्र से कहा, सैनिक, हम तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करते हैं, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि तुम एक तलवार की तरह हमारे सिर पर लटकते रहो। इसलिए हम तुम्हें फांसी दे रहे हैं। फिर भी एक बहादुर सैनिक होने के नाते हम तुम्हारी आखिरी इच्छा जानना चाहते हैं। कुछ कहना चाहते हो तो कहो। सुरेंद्र बोला, राजन, मेरी सिर्फ यही इच्छा है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने परिवार से मिल सकूं। उसके बाद आप मुझे फांसी पर चढ़ा दें तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें अपने बदले में किसी परिचित को हमारे पास अमानत के तौर पर छोड़ना होगा। राजा की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि तभी एक सिपाही ने आकर बताया, महाराज, एक आदमी आपसे अभी मिलना चाहता है। यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे अंदर ले आऊं। राजा ने पूछा, कौन है वह आदमी? सिपाही ने जवाब दिया, महाराज, उसका नाम रवि है। वह इसी नगर का रहने वाला है और खुद को फांसी पर चढ़ने वाले इस आदमी का दोस्त बताता है। राजा को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने कहा, अच्छा, तो उस आदमी को यहां ले आओ। सिपाही चला गया। राजा ने सुरेंद्र से कहा, सैनिक, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हारा दोस्त ऐन मौके पर तुमसे मिलने आ गया है। अगर वह तुम्हारी जगह बंदी बनने को तैयार हो जाता है
तो मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। कुछ ही देर में रवि को वहां लाया गया। राजा ने रवि से पूछा, क्यों रवि, ये आदमी तुम्हारा दोस्त है? रवि बोला, जी महाराज, ये मेरा दोस्त है और मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। राजा ने कहा, तो सुनो, तुम्हारा दोस्त मरने से पहले कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, लेकिन अगर वह वापस नहीं लौटा तो हम उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। अगर तुम उसके बदले में बंदी बनने के लिए तैयार हो तो हम उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर सकते हैं। रवि ने एक पल भी सोचे बिना कहा, महाराज, आप इसे तुरंत छोड़ दीजिए। मैं अपने दोस्त के बदले में बंदी बनने को तैयार हूं। राजा बोले, एक बार फिर सोच लो भले आदमी, अगर ये वापस नहीं लौटा तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। आप इसे छोड़ दीजिए और मुझे बंदी बना लीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, तो हम सुरेंद्र को 7 दिनों का समय देते हैं। ये 7 दिन तक अपने परिवार के साथ रहकर वापस आएगा, लेकिन अगर 8वें दिन यह वापस नहीं लौटा तो हम तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। दोनों दोस्तों ने इस शर्त को मान लिया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि सुरेंद्र को आजाद कर दिया जाए और रवि को बंदी बना लिया जाए। आजाद होते ही सुरेंद्र ने अपने दोस्त को गले लगाया और बोला, रवि, तुम एक सच्चे दोस्त हो, तुम चिंता मत करना, मैं 7वें दिन जरूर वापस लौट आऊंगा। रवि बोला, लेकिन मित्र, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम कभी लौट कर वापस ना आओ। जाओ, तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दोनों दोस्त एक दूसरे से विदा हुए और सैनिक रवि को लेकर कारागार में चले गए, जबकि सुरेंद्र राजा के दिए घोड़े पर सवार होकर अपने घर चला गया। जब सुरेंद्र घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हुए। सुरेंद्र ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। यह सुनकर पत्नी के चेहरे की खुशी गम में बदल गई। तब सुरेंद्र ने कहा, प्रिय, मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। मुझे 7 दिन बाद लौटना ही होगा, नहीं तो मेरे दोस्त की जान खतरे में पड़ जाएगी। पत्नी बोली, आप मेरी मानिए तो वापस जाने का विचार छोड़ ही दीजिए। आपका दोस्त तो अभी कुंवारा है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। अगर उसे फांसी हो भी गई तो किसी को ज्यादा दुख नहीं होगा। आप तो हमारे साथ रह सकते हैं। अभी पत्नी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सुरेंद्र ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मूर्ख औरत, आइंदा ऐसी बात अपनी जबान से मत निकालना। बेशक मैं तुम्हारा पति हूं, लेकिन मैं उसका भी दोस्त हूं और मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और फिर एक एक करके दिन बीतने लगे। सुरेंद्र मरने से पहले अपनी सारी जमीन जायदाद का हिसाब किताब और दूसरे जरूरी काम खत्म करना चाहता था, इसलिए वह दिनों की गिनती भूल गया। उसकी पत्नी ने भी जानबूझकर उसे इस बारे में नहीं बताया। इसी चक्कर में 7वां दिन भी बीत गया, लेकिन 8वें दिन सुबह उठते ही सुरेंद्र को राजा की चेतावनी याद आ गई। वह सोचने लगा, हे भगवान, मैं तो भूल ही गया था कि आज मुझे राजा के पास सूर्योदय से पहले ही पहुंच जाना चाहिए था। आगे की कल्पना करते ही उसका पूरा शरीर कांप उठा। बिना एक पल भी गवाए वह बाहर की ओर दौड़ा और कहने लगा, नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वह तेजी से अपने घोड़े पर सवार हुआ और उसे तूफानी रफ्तार से राजमहल की तरफ दौड़ा दिया। दूसरी तरफ रवि को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी हो रही थी। राजा ने रवि से कहा, क्यों रवि, क्या तुम्हें अब भी अपने दोस्त और उसकी दोस्ती पर विश्वास है? रवि ने कहा, हाँ महाराज, मुझे अब भी अपने दोस्त और अपनी दोस्ती पर विश्वास है। मुझे यकीन है कि वह समय पर जरूर पहुंचेगा, लेकिन मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वह उसका रास्ता रोक ले और उसे यहां तक न पहुंचने दे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मूर्ख हो रवि, अब वह नहीं आने वाला। अपनी जान बचाने के लिए उसने तुम्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। वह तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं बल्कि धोखेबाज है। राजा की बात सुनकर रवि को बहुत बुरा लगा। वह कहने लगा, चुप हो जाइए राजन, मैं अपने दोस्त के बारे में ऐसे अपमानजनक शब्द नहीं सुन सकता। राजा ने कहा, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। रवि बोला, मैं तो मौत को गले लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। राजन, अपने जल्लाद से कहिए कि वह जल्दी से अपना काम करे। राजा ने जल्लाद को आदेश दिया कि इसे फांसी पर चढ़ा दो।
ताकि इस बेवकूफ आदमी की जबान हमेशा के लिए बंद हो जाए और दोस्ती का दम भरने वाले लोगों को इससे एक सबक मिले। लेकिन जैसे ही जल्लाद ने अपना कदम आगे बढ़ाया, तभी सुरेंद्र वहां आ पहुंचा। सभी लोग उसे देखकर हैरान थे। सुरेंद्र ने कहा, रवि, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। रवि बोला, तुम लौटकर क्यों आए हो? सुरेंद्र ने कहा, क्या मैं लोगों को यह कहने का मौका दे देता कि दुनिया में दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं होती? और फिर वह राजा की तरफ देखकर कहने लगा, राजन, मैं आ गया हूं। आप मेरे दोस्त को छोड़ दीजिए और मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। तब रवि ने कहा, नहीं महाराज, जो समय आपने दिया था उस समय तक यह लौट कर नहीं आ पाया, इसलिए शर्त के मुताबिक आपको मुझे ही फांसी पर चढ़ाना होगा। और फिर रवि सुरेंद्र से कहने लगा, तुम लौट जाओ मित्र, तुम्हारे पीछे तुम्हारी पत्नी और बच्चे हैं, जबकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे मरने का किसी को कोई दुख नहीं होगा। यह सुनकर सुरेंद्र ने कहा, यह तुम कैसी बातें करते हो मित्र? क्या मुझे तुम्हारी मौत का जरा भी दुख नहीं होगा? अरे, दोस्त की जुदाई से तो बेहतर है कि मैं जीते जी मर जाऊं। और क्या तुम यही चाहते हो कि तुम्हारे पीछे से लोग तुम्हारे दोस्त को स्वार्थी, धोखेबाज और नीच कहें? रवि बोला, नहीं, ऐसा मत कहो सुरेंद्र। उन दोनों की बातें सुनकर राजा गहरी सोच में पड़ गए। वह सोचने लगे, अरे, ऐसी मित्रता तो मैंने आज तक नहीं देखी। दोनों एक दूसरे की जान बचाना चाहते हैं और अपने आप को दोस्ती पर कुर्बान कर देना चाहते हैं। लेकिन तभी राजा के मन में दूसरा विचार आया कि नहीं, दुश्मन सैनिक के साथ ऐसी हमदर्दी ठीक नहीं है। राजा प्रताप सिंह असमंजस में पड़ चुके थे। कुछ देर तक सोचने के बाद उन्होंने कहा, आज यह फांसी नहीं होगी। मैं आदेश देता हूं कि किसान रवि को छोड़ दिया जाए और सैनिक सुरेंद्र को कारागार में डाल दिया जाए। आज से चौथे दिन इसे फांसी पर लटकाया जाएगा। इतना कहकर राजा वहां से चले गए। सैनिकों ने रवि को महल से बाहर कर दिया और सुरेंद्र को फिर से 4 दिन के लिए कारागार में डाल दिया गया। राजा महल में लौटकर आए। उस रात राजा को नींद नहीं आई। वो सारी रात सुरेंद्र के बारे में ही सोचते रहे। सुबह के समय राजा की पत्नी यानी महारानी ने कहा, महाराज, आप इतने परेशान दिखाई दे रहे हैं। तब राजा ने सुरेंद्र का सारा किस्सा रानी को कह सुनाया। रानी बोली, महाराज, उस वीर दुश्मन सैनिक के बारे में मैंने भी सुना है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उससे मिलना चाहती हूँ। राजा ने कहा, रानी, 3 दिन के बाद उसे फांसी दे दी जाएगी। इससे पहले यदि तुम चाहो तो उससे मिल सकती हो। अगले ही दिन शाम के समय महारानी सुरेंद्र से मिलने के लिए कारागार में पहुंच गईं। उस समय कारागार में रानी और सिर्फ कैदी सुरेंद्र ही था। रानी के आदेश पर सभी पहरेदार बाहर जा चुके थे। रानी ने कहा, सुनो सुरेंद्र, मैंने तुम्हारी बहादुरी के बारे में सुना है कि तुमने हमारे कई सिपाहियों को मार डाला था। मैं तुम्हारी वीरता की कद्र करती हूँ, परंतु अब तुम मौत के शिकंजे में हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसी समय यहां से निकलवा सकती हूँ। महारानी की बातें सुनकर सुरेंद्र हैरान था। वह बड़े ध्यान से सब कुछ सुन रहा था। रानी ने आगे कहा, सुरेंद्र, अगर तुम्हारे जैसा बहादुर आदमी मेरी सहायता करने को तैयार हो जाए तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकती हो और तुम भी यहां से आजाद हो सकते हो। सुरेंद्र की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने पूछा, वह कैसे महारानी जी? महारानी बोली, सुरेंद्र, मैं तुम्हें आजाद करवा सकती हूँ, परंतु तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम महारानी जी? महारानी बोली, सुरेंद्र, तुम्हें महाराज प्रताप सिंह की हत्या करनी होगी, क्योंकि मैं उन्हें हटाकर राज्य की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहती हूँ। उसके बाद मैं अपने प्रेमी राजा अमरपाल से विवाह कर लूंगी और मैं तुम्हें अपना सेनापति बना लूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे जैसा बहादुर आदमी इस काम को आसानी से कर सकता है। हमारे महाराज प्रताप सिंह महीने में एक बार अकेले कुलदेवी के मंदिर जाते हैं। तब तुम ये काम आसानी से कर सकते हो और कल सुबह ही वह कुलदेवी के मंदिर जाने वाले हैं। रानी की बातें सुनकर सुरेंद्र का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा, नहीं महारानी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रानी ने पूछा, परंतु क्यों नहीं कर सकते? राजा प्रताप सिंह तो तुम्हारा दुश्मन है ना? सुरेंद्र बोला, महारानी जी, वह मेरे दुश्मन तभी तक थे जब मैं रणभूमि में उनके खिलाफ युद्ध लड़ रहा था।
परंतु अब नहीं। इसके 3 कारण हैं। पहला तो यह कि यदि वह चाहते तो युद्ध खत्म होते ही मुझे मौत दे सकते थे, परंतु उनकी दया के कारण मैं 6 महीने तक जिंदा रहा और उनका दिया हुआ अनाज खाता रहा। अब चाहते हुए भी मैं उनके साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। दूसरा कारण यह है कि उन्होंने मेरी आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए मुझे मेरे परिवार से मिलने दिया था। अगर मैं मरने से डरता तो शायद लौटकर कभी वापस नहीं आता। और तीसरा कारण यह है कि नंदपुर की जनता ने भी अब उन्हें अपना राजा स्वीकार कर लिया है, इसलिए उनकी हत्या करना अब राजद्रोह कहलाएगा। अब चाहे वह मुझे छोड़ दें या फांसी पर लटका दें, यह उनकी मर्जी। परंतु महारानी जी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका यह काम नहीं कर सकूंगा। सुरेंद्र की बात पूरी होते ही राजा प्रताप सिंह ने कारागार में प्रवेश किया। उन्हें देखकर सुरेंद्र हक्का बक्का रह गया, परंतु रानी के चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान थी। तब राजा ने कहा, सुरेंद्र, तुम एक सच्चे दोस्त होने के साथ साथ एक बहादुर और वचन के पक्के इंसान भी हो। रानी ने अभी अभी जो भी बातें तुमसे कही हैं, वो मैंने ही उन्हें सिखाई थी, क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था और मेरी इस परीक्षा में तुम बिल्कुल खरे उतरे हो। सुरेंद्र, तुमने अपनी आजादी के बदले में मेरी हत्या करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इससे यह बात साबित हो जाती है कि तुम एक वीर और वचन के पक्के इंसान हो। मैं आदेश देता हूं कि तुम्हें कारागार से रिहा कर दिया जाए। अगर तुम चाहो तो हमारी सेना में नौकरी कर सकते हो। राजा का फैसला सुनते ही सुरेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने झुककर राजा को प्रणाम किया और धन्यवाद किया। अगली सुबह सुरेंद्र को कारागार से रिहा कर दिया गया और वह फिर से एक बार अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताने लगा। उसने राजा प्रताप सिंह का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए उनकी सेना में नौकरी कर ली। साथ ही साथ उसकी और रवि की दोस्ती जीवन के आखिरी पड़ाव तक बनी रही। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दोस्ती और ईमानदारी से बढ़कर कोई धन नहीं होता। जब हम अपने मूल्यों पर अडिग रहते हैं तो हमें सम्मान और सफलता दोनों मिलती है। आज हम आपको एक गजब की कहानी सुनाने वाले हैं। एक ऐसे राजा और बंदर की कहानी जिसे सुनकर आप भी दांतों तली उंगली दबा लेंगे। बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में एक राजा राज करता था। राजा बहुत ही अच्छा और दयालु था। वो न तो किसी पर अत्याचार करता था और न ही किसी पर जुल्म होने देता था। उसने तो सजाएं भी हल्की करवा दी थी, फिर भी राजा के राज में अमन चैन था और सब लोग खुशी खुशी रहते थे। राजा की प्रजा बहुत खुश रहती थी, लोग ईमानदार थे और राज्य में खुशहाली थी, इसलिए जुर्म भी कम होते थे। लोग इतने खुश थे, राजा की प्रजा इतनी अच्छी थी कि वो राजा को दुआएं देती थी। राजा की रहमदिली का ये हाल था कि इंसान तो इंसान, वो जानवरों पर भी जुल्म नहीं होने देते थे। एक बार की बात है, बरसात का मौसम था। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि देखो, आज मौसम बहुत सुहाना है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। राजा के मंत्रियों ने भी कहा, हाँ महाराज, इस तरह से आप अपने शहर का घूमना भी कर सकते हैं। और राजा अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ घूमने निकल गया। घूमते घूमते राजा पास वाले जंगल में भी चला गया। अब राजा जंगल में चला गया। मौसम बड़ा सुहाना था। राजा ने जंगल में ही रुकने का इंतजाम करवाया और राजा के लिए तंबू लगाया गया। फिर कई तरह के खेल तमाशे और मौज मस्तियां जंगल में होने लगी। जंगल में जैसे मंगल होने लगा था, अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। जब खाने का समय हुआ तो नौकरों ने राजा के लिए आसन लगाया और राजा को खाना परोसने लगे। राजा ने देखा कि एक बहुत बड़े पेड़ पर एक बहुत बड़ा बंदर बैठा हुआ है। वह सब कुछ चुपचाप शांति से देख रहा था। उसमें बंदरों वाली कोई हरकत नहीं थी और न ही वो कोई खाने की चीज लेकर भागा और न ही उस बंदर ने किसी को परेशान किया। राजा ने अपने नौकरों से कहा कि देखो, इस बंदर के लिए भी थोड़ा सा खाना और फल इसके सामने डाल दो। नौकरों ने राजा के कहे अनुसार कुछ फल और रोटी उस बंदर के पास एक पत्थर पर रख दी। बंदर खाना देखकर पेड़ से नीचे उतरा और एक ठीक लकड़ी का टुकड़ा लेकर उस पर कोयले से कुछ लिखने लगा। फिर उसने वो ठीक राजा को दे दी। राजा खुद भी ये सब देख रहा था और वो सोच रहा था कि बंदर ने ठीक पर क्या लिखा है, और उसमें लिखा था कि मैं ऐसे खाना नहीं खाऊंगा जैसा राजा के लिए आसन लगाया गया है,
वैसे ही मेरे लिए आसन लगाया जाए। जैसे बर्तनों में महाराजा को खाना परोसा गया है, ऐसे ही बर्तनों में मुझे भी खाना दिया जाए, तभी मैं खाना खाऊंगा। राजा बंदर की लिखाई देखकर बहुत हैरान हुआ कि एक बंदर न सिर्फ लिख पढ़ सकता है, बल्कि इतना समझदार भी है। राजा को भी उस बंदर में दिलचस्पी हो गई। फिर राजा ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इस बंदर के लिए भी हमारे जैसा आसन लगाओ और वहीं पर वही खाना दो जो हमें दिया गया है। राजा के हुक्म पर नौकरों ने फिर बंदर के लिए वैसा ही आसन लगाया तो बंदर पैर से नीचे उतर कर आया। नौकरों ने बंदर के हाथ धुलवाए और बड़े अदब से उसे आसन पर बिठाकर खाना परोसा। अब बंदर ने खाना खाने के बाद फिर से हाथ धोए, फिर वापस पत्थर पर जाकर बैठ गया। राजा बहुत ही हैरत से और दिलचस्पी से ये सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर में आसमान पर काले बादल छा गए। नौकरों ने जल्दी जल्दी से सामान समेटा और जल्दी जल्दी सामान समेटने के लिए उन्होंने एक टाट का टुकड़ा बंदर के सामने भी रख दिया कि कहीं बंदर बरसात में भीग न जाए। किसी का पालतू बंदर लगता है। नौकर टाट लेकर उस बंदर के पास पहुंचे तो उसने झट से एक पर्ची पर कुछ लिखकर नौकरों को दे दिया। नौकर राजा के पास गए। उस पर लिखा था, जैसा तंबू राजा के लिए लगाया गया है वैसा ही खेमा तंबू बिल्कुल ऐसा ही मेरे लिए भी तैयार करो, तब मैं आऊंगा। राजा अब वाकई उस बंदर में दिलचस्पी ले रहा था। राजा के हुक्म पर फौरन शाही खेमा और दूसरा तंबू बंदर के लिए तैयार किया गया। उसमें पलंग और बिस्तर लगाए गए। इतने में बारिश शुरू हो गई। बंदर बड़े ही नफासत से, अदब से उठकर खेमे में आया। राजा जितने दिन भी जंगल में घूमने फिरने के लिए ठहरा था, बंदर हर बात में राजा की बराबरी करता रहा। बंदर हर बात में राजा की बराबरी की फरमाइश करता रहा। जिस दिन राजा वापस महल जाने के लिए रवाना होने लगा तो उसने नौकरों से कहा कि इस बंदर से पूछ कर आओ कि क्या वो हमारे साथ हमारे महल में चलेगा, क्या वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। बंदर ने फिर से ठेक पर लिखा, जैसा हाथी राजा के सवारी के लिए तैयार है वैसा ही हाथी मेरे लिए भी तैयार करो। राजा ने दिल ही दिल में सोचा कि अच्छा मजाक है, इस बंदर को साथ में रखना चाहिए। ऐसा समझदार और पढ़ा लिखा बंदर तो कहीं नहीं मिलेगा। राजा ने नौकरों को हुक्म दिया कि हमारी जैसी सवारी तैयार करो और इस बंदर को भी हमारे साथ महल में ले चलो। अब बंदर बड़ी शान से नगर में दाखिल हुआ। उसका हाथी राजा के हाथी के साथ साथ चल रहा था। नगर के लोग बड़े हैरत से ये नजारा देख रहे थे। महल में पहुंचकर राजा ने कहा, बाहर जो नए मकान है उनमें से एक मकान में बंदर को छोड़ दिया जाए। बंदर को अब कागज कलम भी दे दिया गया था। तब बंदर ने कागज पर लिखा कि मैं यहां नहीं रहूंगा। जैसा महल महाराज का है वैसा ही महल मेरे लिए भी तैयार करवाया जाए। वैसे ही सारी ऐशो आराम और सुविधाएं मेरे लिए होनी चाहिए, तभी मैं रहूंगा, वरना मैं वापस जंगल में चला जाऊंगा। राजा का एक महल और भी था जहां राजा गर्मी के मौसम में रहा करता था। उस महल को राजा ने बंदर के रहने के लिए तैयार करवा दिया। अब बंदर उस महल में रहने लगा। नौकरों को तो बहुत बुरा लगता था कि उन्हें एक बंदर की सेवा करनी पड़ रही है और एक बंदर की खिदमत उन्हें शाही तरीके से करनी पड़ रही है। लेकिन राजा का हुक्म था और राजा की रानी को भी उस बंदर से बड़ी चिढ़ हो गई थी। रानी बार बार राजा से कहती रहती थी, इस बंदर को वापस जंगल में छोड़वा दीजिए, ये कोई बुरी आत्मा लगती है। लेकिन इस बात पर राजा राजी नहीं था। इधर बंदर ने दरबार में आकर बैठना भी शुरू कर दिया। बंदर सारे मुकदमे बड़े ध्यान से सुनता। अगर राजा कोई गलत फैसला देने वाला होता तो बंदर झट से उसके हाथ से कागज कलम लेकर फाड़ देता और सही फैसला लिखकर राजा के सामने रख देता। शुरू में तो राजा को बंदर पर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे इस बात का एहसास हुआ कि बंदर की वजह से वो बहुत सी गलतियां करने से बच गया। बेगुनाह लोग सजा से भी बचे रहते थे और कई ऐसे फैसले करने में बंदर ने राजा की मदद की थी। राजा और उसके राज्य के लिए बंदर फायदेमंद था। धीरे धीरे राजा अपने सभी फैसले और अपने हुक्म देने से पहले बंदर को दिखाने लगा। दरबारी भी इस अक्लमंद और पढ़े लिखे बंदर के अब आदी हो चुके थे। लेकिन रानी की दुश्मनी उस बंदर से कम नहीं हुई। रानी लगातार राजा से कहती रहती, इस बंदर को कहीं उठवा कर फेंक दो, जंगल में छोड़ आओ, नहीं तो एक दिन ये आपके सारे राज्य पर कब्जा कर लेगा। हमारा कोई बेटा नहीं है जो हमारी मदद कर सके।
ये आपको हटाकर खुद राजगद्दी हड़प लेगा और एक दिन राज सिंहासन पर भी बैठ जाएगा। राजा अपनी रानी को समझाता कि हे महारानी, अब ये मुमकिन नहीं है। आप देख रही है, ये कोई मामूली बंदर नहीं है। अब तक वो हमारे लिए फायदेमंद ही साबित हुआ है। हमारे राज्य में, हमारे सल्तनत में इसकी वजह से बहुत बढ़ोतरी हुई है और बहुत बेहतरीन तरीके से राज्य चल रहा है। लेकिन रानी को चैन नहीं आया। उन्होंने बंदर को जान से मारने की साजिश की। बंदर के लिए जो खाना भेजा जा रहा था, उसमें रानी ने जहर मिलवा दिया। उस दिन बंदर ने खाना नहीं खाया और राजा को एक पर्चे पर लिख कर दिया कि राजा साहब, मुझे मरवाने की कोशिश आपको और आपके खानदान को बहुत महंगी पड़ेगी। राजा को जब इस साजिश और जहर के बारे में पता चला तो राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने नौकरों को बुलाया और उन्हें डांटा और रानी को समझाया कि आइंदा ऐसी कोई भी गलती मत करना। रानी दिल ही दिल में जल भुन कर रह गई। राजा की एक खूबसूरत बेटी थी। राजा अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार करता था और उसे बहुत लाड से रखता था। और बंदर के चर्चे उस राजकुमारी ने भी सुने थे। राजकुमारी को उस बंदर को देखने का शौक हो गया। एक दिन बंदर दरबार से निकलकर अपने महल जा रहा था। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होकर उस बंदर को देखने लगी। बंदर ने जब शहजादी को देखा तो वह रुक गया और राजकुमारी को घूरने लगा। राजकुमारी बंदर से डरकर महल में अंदर भाग गई और उस दिन से यह होने लगा कि हर रोज जब राजकुमारी सज संवर कर आईना देखती तो शीशे में पीछे से बंदर का चेहरा उसे नजर आता था। बंदर न जाने कैसे उसके कमरे में घुस आता। राजकुमारी को डर के मारे बुखार चढ़ जाता। फिर कई दिन तक बंदर उसके कमरे में नहीं आया। जब राजकुमारी ठीक हो गई तो फिर से बंदर ने आना शुरू कर दिया। उसने पर्ची लिखकर राजकुमारी के हाथ में थमाई और उस पर्चे में लिखा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यकीन मानो, मैं भी बहुत खूबसूरत हूं। राजकुमारी जानती थी कि यह तमीजदार बंदर है, बहुत ही बुद्धिमान है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसका डरना भी कुदरती था। धीरे धीरे राजकुमारी का डर अब बंदर से खत्म हो गया। उसे बंदर से अब हमदर्दी हो गई। राजकुमारी सोचती कि यह बंदर कितना समझदार और पढ़ा लिखा है, लेकिन इसने मेरे पिता को कई खतरों से बचा लिया है। हम पर इस बंदर के बड़े एहसान है, और अगर ये बंदर है तो इसमें इसका क्या कसूर। अब राजकुमारी उस बंदर से डरती नहीं थी। वो थोड़ी देर उस कमरे में रुकता तो वो उसे देखता और फिर चला जाता। होते होते ये बात रानी के कानों में जा पहुंची कि बंदर राजकुमारी के कमरे में जाता है। तो रानी ने सारा महल सिर पर उठा लिया और बंदर को खूब भला बुरा कहने लगी। और राजा के पास जाकर रानी ने रोना धोना शुरू कर दिया और कहने लगी, महाराज, अब तो हद हो गई है। आपका वो चहेता बंदर आपकी लाडली बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। या तो उस बंदर को निकाल दो, नहीं तो मैं फिर जहर खा लूंगी। मैं तो अब उस बंदर से तंग आ गई हूं। राजा ने राजकुमारी को बुलाकर पूछा, क्या बंदर बेटी तुम्हें परेशान करता है? राजकुमारी ने सारी बात सच सच बता दी और कहा कि पिताश्री, पहले मुझे उस बंदर से डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। मुझे उस बंदर से हमदर्दी होती है। पता नहीं कौन है और इस पर क्या मुसीबत पड़ी है। राजा को यकीन हो गया कि चलो, राजकुमारी की जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ये बात पसंद नहीं आई कि एक बंदर इस तरह से राजकुमारी के कमरे में आई जाए। उन्होंने उस बंदर से बात करने का फैसला किया। अगले दिन राजा बंदर के महल में पहुंचा। बंदर बगीचे में टहल रहा था। राजा ने बंदर से कहा, देखो बंदर, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है। तुम्हें अपनी बराबरी का दर्जा दिया है, जो शायद कोई दूसरा राजा अपने राज्य में, अपनी प्रजा में यह बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन अब तुमने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया है, तो यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे पहले कि मैं कोई सख्त कदम उठाऊं, तुम अपनी इस हरकत से बाज आ जाओ और सुधर जाओ। बंदर झट महल से कागज और कलम लाया और लिखने लगा। फिर उसने लिख राजा को दे दिया। उसमें लिखा था, राजा साहब, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं और आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, उसे कभी किसी चीज की शिकायत नहीं होने दूंगा। राजा तो ये देखकर हक्का बक्का रह गया। अपनी फूल सी राजकुमारी की शादी इस बंदर से, ये तो कभी नहीं हो सकता। उन्होंने साफ कह दिया कि देखो बंदर, ऐसा मेरी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता।
मैं अपनी फूल सी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कैसे कर सकता हूँ? बंदर ने राजा की कमर से यह सुनकर तलवार निकालकर तान ली और दूसरे हाथ से लिखा, अगर आपकी जिंदगी में यह मुमकिन नहीं है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। आपको मारकर मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। आप मेरे ससुर हैं, मैं आपका एहसानमंद हूं। आपने मेरे ऊपर एहसान किया है, मुझे इस महल में रखा, इसलिए मैं आपके खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता। राजा को अपनी मौत सामने नजर आई तो वह बोला, मैं सोचकर जवाब दूंगा। बंदर ने फिर लिखा, जो कुछ भी हो, लेकिन वो जवाब हाँ में होना चाहिए। राजा बेचारा बड़ी मुश्किल में फंस गया। राजा महल में वापस आ गया और बड़ा ही ज्यादा परेशान था। एक तरफ बेटी थी, दूसरी तरफ उसकी अपनी जान, उसकी अपनी जिंदगी। अब वो क्या करता, क्या नहीं करता। उसने सारी रात टहलते टहलते गुजारी, लेकिन उसने अपनी रानी को कुछ नहीं बताया। वो जानता था कि रानी सारा महल सिर पर उठा लेगी और कहेगी, तुम इस बंदर को क्यों लेकर आए थे? सुबह हुई तो राजा फैसला कर चुका था कि वो कभी भी अपनी बेटी की शादी इस बंदर से नहीं करेगा। अपनी बेटी को किसी बंदर से ब्याहने की बजाय वो अपनी जान दे देगा। कुछ नसीहत, कुछ वसीयत करने के लिए राजा राजकुमारी के पास गया और उसे समझाने लगा कि पुत्री, कल अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें क्या करना है, अपनी माँ को कैसे संभालना है और राजकाज के कामों को कैसे संभालना है और अपने जो राज्य के कामों को कैसे देखना है। कौन कौन वफादार लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं। राजकुमारी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, पिताश्री, आज आप कैसी बातें कर रही हैं? आपका साया मेरे सर पर जीवन भर रहे। आप 100 वर्ष जिएंगे और राज करेंगे। राजा ने अपनी पुत्री को समझाया और बोला, पुत्री, वो बंदर मेरी जान के पीछे पड़ गया है। कहता है या तो मैं तुम्हारी शादी उससे कर दूं, नहीं तो वो मुझे जान से मार डालेगा। मेरी जिंदगी में तो यह मुमकिन नहीं है कि मैं अपनी फूल सी बच्ची का विवाह एक बंदर से कर डालूं। मैं अपनी बेटी की शादी उस बंदर से हरगिज नहीं कर सकता। इसीलिए पुत्री, तुम अपनी माँ को, उस बंदर को मारने की कई तरकीबें तुम्हारी माँ कर चुकी है, लेकिन वो आज भी जिंदा और सही सलामत है। वो बंदर बहुत ही चालाक और बुद्धिमान है। मैं आज उस बंदर को साफ जवाब दे दूंगा और शायद ये जवाब सुनकर वो बंदर मुझे फौरन मार डाले। तुम मुझे, जो अपने पिता को ये काम करने दो और तुम अपनी माँ के साथ तहखाने में छुप जाना और उस वक्त तक तहखाने से बाहर मत निकलना जब तक वो बंदर मायूस होकर यहाँ से चला न जाए। राजकुमारी कहने लगी, पिताश्री, आपकी जान इतनी सस्ती नहीं है कि आप सिर्फ मेरे ही बाप नहीं हैं, बल्कि इस राज्य के राजा भी हैं। आप इस सारी राज्य के राजा भी हैं और इस प्रजा के प्रति आपके कुछ फर्ज भी हैं। राजपाट को कौन देखेगा, कौन प्रजा को देखेगा? प्रजा का क्या होगा? आप जाकर बंदर से मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो वो आपके मरने के बाद भी होकर रहेगा। राजा अपनी पुत्री की बात मान गया, लेकिन उसका दिल परेशान था। राजा बहुत मजबूर था। जाकर राजा बंदर को अपने जो फैसला सुना दिया और उसने शादी के लिए हाँ बोल दिया। बंदर ने कहा, आप शादी की तैयारी कीजिए महाराज। रानी के कान में जब यह बात पहुंची तो रानी ने सारा महल सिर पर उठा लिया। रानी बहुत रोई धोई, जान से देने की धमकियां दी, बाल नोचे, कपड़े फाड़े, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। शादी वाले दिन राजा ने रानी को एक कमरे में बंद कर दिया और राजकुमारी और बंदर की शादी हो गई। राजकुमारी विदा होकर बंदर के महल में आ गई। उसकी विदाई हो गई। तब उसकी मां को बाहर निकाला गया। बहुत ही बवाला मचा था। रानी रोई धोई, खूब ड्रामा हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। अगले दिन सुबह जब राजकुमारी महल आई तो वह बहुत खुश थी। सब ये देखकर बहुत हैरान थे। महारानी ने अपनी बेटी को गले लगाकर रोने का इरादा किया, लेकिन बेटी ने कहा, माँ, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। जो मेरी किस्मत में लिखा था वो हो गया। मैं खुश हूं। माँ तो जो रानी थी, अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। वो तो अपनी बेटी के मुंह से इन शब्दों को देखकर हैरत से उसे देख रही थी। वो बोली, पुत्री, तू उस बंदर के साथ खुश है? राजकुमारी बोली, हाँ माँ, मैं खुश हूं। अब आप रोना धोना बंद करो। राजकुमारी अब दिन में अपने बाप के महल में रहती और रात को अपने महल में चली जाती। खुशी खुशी उनके दिन कटने लगे। रानी राजकुमारी के चेहरे पर
जो खुशी झलकती थी। बेटी को खुश देखकर राजा भी, जो अब चिंतित नहीं था, उसे भी सुख था कि चलो उसकी पुत्री खुश है, वो भी प्रसन्न था। लेकिन जो रानी थी, उसको ये बात किसी तरह से हजम नहीं हो रही थी कि उसकी बेटी एक बंदर के साथ कैसे खुश है। एक दिन रानी ने छानबीन करने की ठान ली। रात को रानी ने नौकरानियों वाली कपड़े पहने, नौकरानी की चादर ओढ़ी और बंदर के महल की तरफ निकल गई। आमतौर पर बंदर अपने महल का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता था, लेकिन उस दिन जो इत्तेफाक से, पता नहीं कैसे, उस दिन महल का दरवाजा खुला रह गया। रानी चुपके से अंदर घुस गई। राजकुमारी के कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी। आवाज किसी मर्द के बोलने की थी और ताज्जुब के मारे रानी ताले के अंदर झांक कर देखने लगी। उसने ताले के सुराख से अंदर झांक कर देखा। अंदर राजकुमारी के साथ एक खूबसूरत सुंदर राजकुमार जैसा नौजवान बैठा था। दोनों हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रानी ने दिल में सोचा, अच्छा ये बात है, तभी तो कहो मेरी बेटी इतनी खुश कैसे रहती है। फिर वह रानी जाने के लिए पलटी तो उसे एक तरफ बंदर की खाल दिखाई दी। रानी ने सोचा, जब इतना खूबसूरत जवान है, ये तो इतनी मोटी खाल अपने ऊपर क्यों रखता है और बंदर क्यों बना रहता है। अगर मैं इस खाल को जला दूं तो ये फिर दोबारा कभी बंदर नहीं बन सकेगा। ये सोचकर रानी ने बंदर की खाल उठाकर अपने महल में ले आई और लाकर उसे आग लगा दी। इधर खाल में आग लग गई, उधर वो राजकुमार जलने लगा। बचाओ बचाओ कहता हुआ चिल्लाने लगा और भागते हुए गायब हो गया। हैरान परेशान राजकुमारी महल में पहुंची तो देखा कि खाल जल रही है। उसने जल्दी जल्दी आग बुझाई। देखा तो ये उसकी रानी माँ का कारनामा है। उसने कहा, हाय माँ, आपने ये क्या किया? आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। माँ, ये आपने क्यों किया? मेरा सुहाग क्यों उजाड़ दिया? भला मुझसे आपकी क्या दुश्मनी थी? तब राजकुमारी की माँ बोली, बेटी, मुझे क्या पता था। मैंने तो सोचा था कि न ये मोटी खाल रहेगी और न ही तुम्हारा दूल्हा इसे पहनेगा। राजकुमारी का रोते रोते बुरा हाल हो गया। वो बोली, माँ, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, लेकिन आपको भी चैन नहीं था। अब ठंडक पड़ गई आपके दिल में। अब उसकी रानी माँ चुप हो गई। खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दिया। जैसे ही राजा को ये बात पता चली तो राजा ने दूर दूर तक घोड़े दौड़ा दिए, लेकिन कहीं भी उस बंदर राजकुमार की खबर नहीं आई। राजकुमारी की हालत तो देखी नहीं जाती थी। राजकुमारी सूख कर कांटा हो गई थी। न तो वो खाती थी, न ही अब पीती थी। हंसना बोलना तो जैसे वो भूल गई थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर राजकुमारी जोगन वाले कपड़े पहनकर राजकुमार की तलाश में निकल पड़ी। जंगल जंगल, नगर नगर भटकते फिरते उसके पांवों में छाले पड़ गए। रूप भी उसका फीका पड़ गया। राजकुमारी एक दिन जंगल में रात को एक पेड़ के नीचे बैठी थी। एक दिन राजकुमारी रात को जंगल के पेड़ के नीचे बैठी थी तो उस पेड़ पर एक चकोर और एक चकोरी बैठे थे। चकोर दरअसल एक खूबसूरत परिंदा होता है। चकोरी ने चकोर से पूछा, क्या बात है चकोर, तुम इतने उदास क्यों हो? चकोर ने जवाब दिया, क्या बताऊं चकोरी, यहाँ से जो अपना जो नगर है, मैं वहां के राजकुमार के लिए परेशान हूं। उसके सारे जिस्म पर बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं। उसके शरीर पर इतने जख्म है कि न बेचारा सो सकता है न बैठ सकता है। सारे वैद्य हकीम इलाज करके हार गए हैं। किसी भी चीज से कोई फायदा नहीं होता। चकोरी ने पूछा, राजकुमार की यह हालत कैसे हुई? चकोरी ने कहा, कैसे राजकुमार हमारा इतनी मुसीबत में है? तब चकोर ने कहा, किसी औरत ने हमारे राजकुमार को जलाकर मारने की कोशिश की थी। उसकी जान तो बच गई है, लेकिन उसका सारा बदन बुरी तरह से जल गया है। चकोरी ने चकोर से पूछा, क्या हमारे राजकुमार के दुख का कोई इलाज नहीं है? चकोर ने कहा, चकोरी, एक इलाज है। और चकोरी कहने लगी, कौन सा इलाज? तब चकोर ने कहा कि एक ही इलाज है। अगर कोई हमारी बीट, मल इकट्ठी कर ले और उन्हें चंदन के साथ घिसकर 40 दिन तक सुबह शाम राजकुमार के जख्मों पर लगाए तो वह ठीक हो सकता है। राजकुमारी फौरन समझ गई, ये उसी के राजकुमार की बात है। चकोरी और चकोर तो सुबह होते ही उड़ गए और राजकुमारी पेड़ के नीचे जो गिरी हुई उनकी बीट इकट्ठी की और उस नगर की तरफ चल पड़ी। कुछ ही दूर पर एक शानदार सा नगर नजर आया। नगर बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन वहां भी एक चीज थी। हर तरफ सन्नाटा और उदासी छाई थी।
लोग खामोश और उदास थे। चारों तरफ लोग जो उदासी में थे और अपने अपने काम करने में लगे हुए थे। राजकुमारी ने जिससे भी इसकी वजह पूछी, सबसे यही जवाब मिला कि उनका राजकुमार मौत के करीब है, इसलिए उनके नगर में मातम छाया हुआ है। राजकुमारी ने बाजार से चंदन खरीदा, दवा पीसने वाली खड़ल, ओखली और दूसरा सामान खरीदा और शाही महल में जा पहुंची। पहरेदार से कहने लगी कि राजा से कहो, हिमालय की पहाड़ियों से कोई वैद्य हकीम आए हैं। वो राजकुमार को जो इलाज करने का दावा करते हैं, उसे जो राजा सुनकर उस वैद्य बने राजकुमारी को बुला लेता है। उन्होंने इस वैद्य को भी बुला लिया। वैद्य की शक्ल देखकर जो राजा को कुछ शक हुआ कि ये नौजवान भला क्या इलाज करेगा, बड़े बड़े नामी गिरामी जो वैद्य हार चुके हैं। फिर भी उसने पूछा कि भाई तुम कर लोगे? दुनिया भर के तमाम वैद्य हकीम हार चुके हैं, अब तो दुआओं का ही सहारा है। राजकुमारी बोली, महाराज, अगर 40 दिन तक राजकुमार ठीक न हुआ तो जो चोर की सजा हो वो मेरी सजा होगी। राजा फौरन राजी हो गया। राजकुमारी कहने लगी, महाराज, मुझे राजकुमार के बगल वाला कमरा चाहिए ताकि मैं दिन रात उनका इलाज कर सकूं। राजा के हुक्म पर फौरन उन्हें राजकुमार के बगल वाला कमरा दे दिया गया। अब राजकुमार के पास राजकुमारी पहुंची तो उसकी हालत देखकर राजकुमारी का दिल रोने लगा। राजकुमारी ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और फौरन अपने कमरे में जाकर चंदन के साथ चकोर और चकोरी की बीट पीसी। फिर बड़े ही सावधानी से राजकुमार के जिस्म के जख्मों को साफ किया। राजकुमार दर्द से तड़प रहा था। फिर उसने ये लेप उसके सारे जिस्म पर लगा दिया। राजकुमार के सारे जिस्म के जख्मों में ठंडक सी पड़ गई। न जाने कितने दिनों के बाद उसकी आंख लग गई। राजा के पास जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने हुक्म दिया कि वैद्य का हर तरह से ख्याल रखा जाए। राजकुमारी ने राजकुमार की सेवा में अपने दिन रात एक कर दिए और फायदेमंद ताकतवर खाना खिलाया। इससे वो जो राजकुमार को बड़ा आराम मिलने लगा। राजकुमारी राजकुमार के जख्मों को सुबह शाम साफ करती और दवा का लेप कर देती। एक हफ्ते में राजकुमार को इतना फायदा हो गया कि वो अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देने के काबिल हो गया। पगड़ी और दाढ़ी में उन्हें ये वैद्य कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन याद नहीं आया कि इस वैद्य को कहाँ देखा था। तब वैद्य उसके सामने बहुत कम बोलता था। महीना भर में राजकुमार के जख्म पूरी तरह से भर गए, लेकिन अभी खाल कच्ची थी। वैसे भी चकोर चकोरी ने 40 दिन के इलाज की बात कही थी। राजकुमारी इसी तरह राजकुमार के जख्मों पर जो अपनी दवाई लगाती रही। राजकुमार उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न था। उसकी सेवा ने राजकुमार का दिल जीत लिया। राजकुमार उसकी दिल से तारीफ करता था। राजा ने तो उसको बहुत भारी इनाम देने की तैयारियां कर रखी थी, लेकिन हुआ कुछ ये कि 40वें दिन दवाई उसने राजकुमार के शरीर पर लगा दी और किसी से कुछ कहे सुने बिना वो जो महल से निकल गई और सीधे अपने राज्य के लिए रवाना हो गई। हाँ, उसने राजकुमार से उसकी अंगूठी जरूर मांग ली थी, लेकिन उसे ये पता नहीं चला कि वो चली जाएगी। इधर महल में राजकुमार की सेहत और अच्छी हो जाने की खुशी में जश्न की तैयारियां जोरों से चल रही थी, लेकिन वैद्य जी का कहीं पता नहीं था। राजकुमार अब परेशान था। राजा भी हैरान था कि कैसा वैद्य था, अपनी मेहनत का एक पैसा लिए बिना ही चुपचाप खामोशी से चला गया। न कोई इनाम मांगा और न कोई फरमाइश की। और राजकुमार के ठीक होने के बाद जो राजकुमार को भी अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आई। अभी उसकी शादी को जो दिन ही कितने गुजरे थे, ये मुसीबत तो आन पड़ी थी। वो जानता था कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार उसकी सास थी, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। एक दिन वो राजकुमार अपने पिता से इजाजत लेकर शिकार के बहाने जो नगर से निकला। शिकार के बहाने से निकला और सीधा अपने ससुराल चला गया। उसने शाही कपड़े पहन रखे थे। उसके साथ उसके जो सैनिकों का दस्ता भी था। सैनिकों ने उसे पूरे जो इंतजाम के साथ महल में बिठाया और राजा को खबर की। राजा साहब बेटी के घेम में वक्त से पहले ही बूढ़ा हो गया था। मेहमानों ने खड़े होकर उनको इज्जत दी, सम्मान दिया। राजा ने पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ के राजकुमार हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। राजकुमार ने बड़े ही श्रद्धा से कहा, आप भले ही मुझे न पहचाने महाराज, लेकिन मैं आपको कैसे भूल सकता हूं? आपका मुझ पर एहसान है। मैं वही बंदर हूं जिसे आपने अपनी बराबरी का दर्जा दिया था और अपनी बेटी से मेरी शादी की थी।
राजा उस खूबसूरत नौजवान राजकुमार को देखता रह गया। कहाँ वो बंदर और कहाँ ये राजकुमार। अब राजा की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर भी राजा ने खुशी से पूछा, लेकिन ये सब कैसे मुमकिन हुआ? राजकुमार ने कहा, महाराज, मैं अपनी कहानी आपको बाद में सुनाऊंगा। अब क्या मैं अपनी दुल्हन से मिल सकता हूं? राजा ने कहा, वो अब भी उसी महल में रहती है बेटा, जहां तुम रहते थे। उसने तो दुनिया ही छोड़ दी। तुम शौक से वहां जा सकते हो। राजा को हैरान और परेशान छोड़कर राजकुमार सीधा अपने महल में आ गया। राजकुमारी जो घाम की तस्वीर बनी बैठी थी। राजकुमारी का फूल सा चेहरा मुरझाया हुआ था। रो रो कर आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। राजकुमार को अपने सामने खड़ा देखकर राजकुमारी को यकीन नहीं आया। राजकुमार ने कहा, हाँ राजकुमारी, तुम्हारा प्यार मुझे यहाँ खींच लाया है। तुम्हारी माँ ने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरा सारा शरीर बड़े बड़े फफोलों से भर गया था। मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। राजकुमारी ने पूछा, फिर आप ठीक कैसे हुए? राजकुमार ने कहा, एक वैद्य मेरे पास आया था। 40 दिनों में मेरे जख्मों पर मरहम लगाया और मेरी ऐसी सेवा की कि कोई किसी की नहीं करता। राजकुमारी ने पूछा, अच्छा, तब तो आप लोगों ने उसे खूब इनाम दिया होगा और उसे खूब माला माल कर दिया होगा। राजकुमार बोला, नहीं, हैरानी की बात तो यही है राजकुमारी, कि सिवाय मेरी एक अंगूठी के उसने कुछ नहीं लिया और बगैर किसी को कुछ बताए चुपचाप कहीं चला गया। राजकुमारी ने वही अंगूठी दिखाते हुए पूछा, क्या यही अंगूठी थी? राजकुमारी ने कहा, हाँ, मगर तुम्हारे पास कहां से आई? राजकुमारी कहने लगी, वो वैद्य मैं ही थी। और फिर उसने सारी कहानी राजकुमार से कह डाली। वो कपड़े भी दिखाए जो वो वैद्य के भेष में पहनती थी। राजकुमार की तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। वो बोला, मैं तो बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। मां ने जान लेनी चाहिए, लेकिन बेटी ने जान बचा ली। राजकुमार बोला, तुम्हारी मां ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे मारने में। राजकुमार बोली, मेरी मां भी आपकी दुश्मन नहीं थी राजकुमार। आपको इंसान के रूप में देखकर मेरी मां ने सोचा, अगर वो बंदर की खाल को जला दे तो आप कभी बंदर नहीं बनेंगे, बल्कि हमेशा इंसान बने रहेंगे। तो मेरी मां ने मेरा अच्छा ही सोचा था और अच्छा जानकर यह तय किया था कि आपको कम से कम मुझे तो ये बता देना चाहिए था कि आपके बंदर के भेष में रहने के पीछे राज क्या है। तो मैं इस खाल को अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत से रखती। राजकुमार बोला, असल में राजकुमारी, मुझे कभी इसका मौका नहीं मिल पाया। दरअसल हमारी शादी को दिन ही कितने हुए थे। मैंने सोचा था आराम से तुम्हें बताऊंगा, तभी यह मुसीबत आ गई। दरअसल लंबी कहानी है। राजकुमारी ने कहा, अब बता दीजिए राजकुमार। राजकुमार ने कहना शुरू किया तो कहने लगे, राजकुमारी, ये तो तुम भी जान गई हो, मेरे माँ बाप भी राजा रानी है और मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। राजकुमार होने की वजह से मेरी जवानी का वक्त घूमने फिरने और शिकार खेलने में गुजरता था। तकरीबन साल भर पहले की बात है। मैं अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलने के लिए निकला। जंगल में मुझे एक बहुत ही खूबसूरत हिरन नजर आया। मैंने ताक कर तीर चलाया, लेकिन वो मेरी नजरों से ओझल हो गया। मैंने जब उस हिरन का पीछा किया तो मैं अपने साथियों से बिछड़ गया और बहुत दूर निकल आया। मैंने देखा एक झरने के किनारे एक बुजुर्ग बैठे हैं। उनके पास एक 10 साल का लड़का लेटा हुआ था, जिसकी टांगों से खून बह रहा था। वो बुजुर्ग उस लड़के के जख्म को धोते जा रहे थे और रोते हुए उसको बद्दुआ दे रहे थे, जिसने ये तीर मारा था। मेरी शक्ल देखते ही वो गुस्से में बोले, आदमी हो या बंदर, तमीज तो और जो संस्कार तुम्हारे अंदर है ही नहीं। ये उनके कहने की देर थी कि मैं बंदर में बदल गया। उन्होंने कहा, जा और जंगल जंगल भटकता फिर, कोई ठिकाना नहीं मिलेगा तुझे। इनकी बद्दुआओं से और अपनी हालत से जो मैं बहुत परेशान हुआ। उनके पांव मैंने पकड़ लिए और रोने लगा। मेरी हालत देखकर उस लड़के को मुझ पर तरस आ गया। उसने उस बुजुर्ग से कहा, दादाजी, अब इस इंसान ने अपनी गलती मान ली है तो इसे माफ कर देना चाहिए। यह भी शर्मिंदा है, इसे माफ कर दीजिए और दोबारा इंसान बना दीजिए। लड़के ने जब ज्यादा ही उस बुजुर्ग से प्रार्थना की, तब वो बुजुर्ग बोले, देखो, इससे सीख कि तूने इसे जख्म दिया और ये तेरी सिफारिश कर रहा है। खैर, मैं अपनी बद्दुआ तो वापस नहीं ले सकता,
न ही अपना श्राप ले सकता हो, लेकिन कुछ कर सकता हो। साल भर बंदर तो तू रहेगा ही। जब कोई लड़की तुझसे हमदर्दी करते हुए शादी को तैयार हो जाएगी, तब तुम अपनी असली सूरत में वापस आ जाओगे। अगर साल गुजरने से पहले तेरी शादी हो गई, तो सिर्फ अपनी हमदर्द पत्नी के सामने इंसान की शक्ल में आ सकोगे। लाचार होकर मैं वहां से वापस आ गया। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं था, अपने घर भी वापस लौट नहीं सकता था। 6 महीने तक जंगलों में भटकता रहा। फिर एक दिन तुम्हारे पिता जो सैर करने के लिए आए, उन्होंने मुझ पर एहसान किया, मुझे अपने साथ ले आए, मेरी हर फरमाइश पूरी की और तुम्हें मुझसे हमदर्दी पैदा हुई और अपने बाप की जान बचाने के लिए तुमने मुझसे शादी कर ली। बाकी का हाल तुम्हें मालूम है। जब तुम्हारी माँ ने मेरी खाल में आग लगाई, तो उस समय उस श्राप की मुद्दत पूरी होने में कुछ दिन बचे थे। अभी राजकुमार ये कहानी सुना ही रहा था कि राजा और रानी भी वहां पर आ गए। रानी ने राजकुमार से अपनी गिलती की माफी मांगी और राजा ने कहा, राजकुमार, हमारा कोई बेटा नहीं है, अब तुम ही हमारे बेटे हो, ये राजपाट तुम संभालो। राजकुमार ने कहा, अभी तो मुझे दुल्हन को लेकर अपने देश, अपने राज्य जाना है और अपने माँ बाप से इसे मिलवाना है। वहां मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपका हाथ बटाने समय समय पर आता रहूंगा। राजा ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। राजा ने धूमधाम से अपनी बेटी को विदा किया। दोनों परिवारों में खुशी खुशी अब जिंदगी जो बसर करने लगे और वो राजकुमार राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहते हैं ना, मत करना जलील किसी फकीर को अपनी चौखट पर, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में जरा भी देर नहीं करता। ये कहानी बताती है कि किसी को दुखी करके हम खुश नहीं रह सकते। इसलिए पशु हो, इंसान हो, चाहे कोई भी हो, कभी किसी को जलील मत करना। आप इंसान हैं, एक अच्छे इंसान बनिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। राधे राधे।